मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के आदतन अपराधी को अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला। चूरू की विशेष पॉक्सो अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के एक मामले में आदतन अपराधी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सिद्धमुख थाना क्षेत्र के वर्ष 2025 के दुष्कर्म मामले में आरोपी 25 वर्षीय जयपाल कुमार को दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश कुमार सहारण ने शाम 4 बजे करीब बताया कि 26 फरवरी 2025 को सिद्धमुख थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। आरोप था कि घर के बाहर खेल रही 4 वर्षीय मासूम बालिका को बहला फुसलाकर आरोपी अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों के बयान और 41 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी जयपाल को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में आरोपी को आदतन अपराधी मानते हुए कठोर सजा सुनाई। आपको बता दें कि जयपाल इससे पहले भी एक अन्य दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। साल 2025 में 7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के एक अन्य मामले में इसी पॉक्सो अदालत ने 28 मई 2025 को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में जमानत पर बाहर आने के बाद उसने 4 वर्षीय बालिका को दुष्कर्म का शिकार बनाया था। लगातार 2 गंभीर मामलों में दोषी सिद्ध होने के बाद अदालत ने इस बार भी कठोर रुख अपनाते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास का आदेश दिया है। दौरान ट्रायल 13 गवाह कुल माननीय न्यायालय में परीक्षित करवाए हैं और 41 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में परीक्षित करवाए हैं। माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट 1 के पीठासीन अधिकारी जज साहब बलवंत सिंह जी बारी द्वारा आज ये निर्णय सुनाया गया है। तो अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है टिल डेथ, मृत्यु तक के लिए, और 65,000 रुपये के कुल जुर्माने से दंडित फरमाया गया है। इससे पूर्व भी इस अभियुक्त ने एक 7 वर्षीय बालिका के साथ रेप की घटना कारित की थी, जिसमें इसी न्यायालय द्वारा 28/5/2025 को इसी अभियुक्त को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई गई थी। टिल डेथ उसी में है। रोडवेज बस स्टैंड के पास 30 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। चूरू शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस ने बुधवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। युवक मंगलवार शाम घर से किसी काम के लिए निकला था, लेकिन देर रात नया बस स्टैंड रोड के पास अचेत अवस्था में मिला। गश्त कर रही पुलिस उसे राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली पुलिस से बुधवार दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान वार्ड संख्या 3 निवासी 30 वर्षीय जगदीश सोनी के रूप में हुई है। मृतक के भाई विकास सोनी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट में बताया कि जगदीश 18 अगस्त की शाम करीब 8 बजे घर से निकला था। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान जानकारी मिली कि नया बस स्टैंड के पास एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा मिला है। कोतवाली थाना पुलिस की गश्ती टीम ने युवक को सड़क किनारे पड़े देखा और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। अस्पताल चौकी प्रभारी ASI सुरेश कुमार ने बताया कि मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। चूरू के संयुक्त निदेशक कार्यालय के सामने राजस्थान शिक्षक संघ STFI का धरना, 25 अगस्त को बीकानेर में प्रदर्शन की चेतावनी। चूरू के संयुक्त निदेशक कार्यालय के सामने राजस्थान शिक्षक संघ का धरना बुधवार को भी जारी रहा। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों और शिक्षकों ने राज्य सरकार से हाल ही में किए गए शिक्षक स्थानांतरणों को निरस्त करने की मांग उठाई। धरने के दौरान शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। राजस्थान शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम सिंह डांगी ने बताया कि 17 अगस्त से धरना शुरू किया गया है। उनका आरोप है कि जुलाई माह में राज्य सरकार ने राजनीतिक दबाव और व्यवस्थाओं के कारण शिक्षकों के स्थानांतरण किए, जिससे कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो गई है। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और अनेक शिक्षकों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा। बड़ी संख्या में किए गए स्थानांतरणों के कारण ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
इसी क्रम में 25 अगस्त को बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय के समक्ष प्रदेश भर के शिक्षक प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन देंगे। जो अनीतिपूर्ण स्थानांतरण किए गए हैं उन स्थानांतरण को निरस्त करने के लिए ये जो धरना है वो दिया जा रहा है और जब तक स्थानांतरण निरस्त नहीं किए जाएंगे तब तक ये धरना चालू रहेगा। 25 तारीख को निदेशालय बीकानेर में बहुत बड़ा यानी पूरे राजस्थान से वहां पर जो रैली निकाली जाएगी, धरना प्रदर्शन है वो दिया जाएगा। चूरू जिले में 2 चरणों में होगा मतदान, आदर्श आचार संहिता लागू, 31 अगस्त नामांकन की अंतिम तिथि। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय आम चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही चूरू जिले के सभी संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में बुधवार से आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने शाम 5 बजे करीब बताया कि जिले में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण में चूरू और सुजानगढ़ नगर परिषद तथा राजगढ़, रतननगर और छापर नगर पालिका क्षेत्रों में मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में सरदार शहर नगर परिषद तथा तारानगर, साहवा, रतनगढ़, राजलदेसर और बीदासर नगर पालिका क्षेत्रों में चुनाव कराए जाएंगे। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार सदस्य पदों के लिए 27 अगस्त को लोक सूचना जारी होगी, जबकि 31 अगस्त नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि रहेगी। नामांकन पत्रों की जांच 1 सितंबर को होगी और 3 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रथम चरण के लिए 9 सितंबर तथा द्वितीय चरण के लिए 11 सितंबर को मतदान निर्धारित किया है। दोनों चरणों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतगणना 14 सितंबर को करवाई जाएगी। इसके बाद अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया 15 से 21 सितंबर तक चलेगी। अध्यक्ष पद के लिए मतदान 21 सितंबर को होगा, जबकि उपाध्यक्ष पदों का निर्वाचन 22 सितंबर को संपन्न कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अब जिले के सभी निकाय क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां तेज होने के साथ राजनीतिक दलों और संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता भी बढ़ने की संभावना है। शिक्षकों के तबादलों और मीडिया प्रवेश प्रतिबंध के विरोध में शिक्षक संघ का सरकार पर हमला, 25 अगस्त को करेंगे आंदोलन। होटल सन सिटी में प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने शिक्षा विभाग की स्थानांतरण प्रक्रिया को अव्यवस्थित, पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित बताते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार को चूरू के होटल सन सिटी में आयोजित प्रेस वार्ता में संघ पदाधिकारियों ने कहा कि तबादलों के कारण प्रदेश के अनेक विद्यालयों में शिक्षकों का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष के चलते हजारों शिक्षकों को प्रताड़ित किया गया है तथा कई विद्यालय ऐसे हालत में पहुंच गए हैं जहां उच्च माध्यमिक स्तर की पढ़ाई तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भरोसे संचालित हो रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष भंवरलाल कसवा ने कहा कि विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग, असाध्य रोगी और पति पत्नी प्रकरणों में मांगी गई परिवेदनाओं के निस्तारण में भी पारदर्शिता नहीं बरती गई। प्रदेश महामंत्री विजय पोटलिया ने दावा किया कि 10 जुलाई को तबादलों पर प्रतिबंध लगने के बावजूद नई तबादला सूची जारी होने जा रही है, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संघ ने इसमें भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रेस वार्ता में स्कूल परिसरों में मीडिया के प्रवेश को पूर्व अनुमति से जोड़ने संबंधी आदेशों की भी कड़ी आलोचना की गई। संघ पदाधिकारियों ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विपरीत बताते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति जनता तक पहुंचने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उनका आरोप था कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे फरमान जारी कर रही है। संघ ने चेतावनी दी कि मांगों पर सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदेश संघर्ष समिति संयोजक पोखरमल ने बताया कि 25 अगस्त को बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय का घेराव कर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार, अभी मैंने पहले भी कहा, शिक्षा मंत्री जी क्या सोचकर तो हजार किलोमीटर तक शिक्षकों के ट्रांसफर किए और फिर बिना परिवेदना वालों को छोड़कर बिना परिवेदना के लोगों को शिक्षा मंत्री जी ने क्या देखा वहां कि उनको लगा कि नहीं, इनको वापिस आना ठीक है। तो इसमें निश्चित रूप से ऐसा महसूस होता है कि शिक्षा मंत्री कार्यालय से निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। विद्यालय एक पब्लिक प्लेस है और उस विद्यालय में सारे अभिभावक और उसमें छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ऐसा कुछ कर रही है। शिक्षक संघ शेखावत
इसका विरोध करता है। और हमारा ये आग्रह रहेगा कि अगर हमारी कोई कमी है विद्यालय में तो उसको दिखाने में कोई बुराई नहीं है, मीडिया आना चाहिए। परिवेदनाएं आमंत्रित की, लेकिन इन परिवेदनाओं के नाम पर भी निश्चित रूप से बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि जिन लोगों की परिवेदनाएं स्वीकार की जानी चाहिए थी उन परिवेदनाओं पर तो गौर नहीं किया गया और इसकी आड़ में नए स्थानांतरण किए गए हैं, जो कि कदापि उचित नहीं है, क्योंकि 10 जुलाई के पास स्थानांतरण पर रोक थी। तो निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार के बगैर ये सब चीजें संभव नहीं है। मीडिया सरकारी विद्यालयों की जो कमियां हैं, चाहे भवन से संबंधित कमियां हो, चाहे स्टाफ से संबंधित कमियां हो, जो मीडिया के साथी इन कमियों को सरकार के समक्ष उजागर कर रहे हैं और सरकार की हर जगह मतलब ये चीज जा रही है कि सरकार इन सब चीजों में कुछ नहीं कर पा रही है। अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए ये मीडिया पर बैन लगाने का प्रयास किया है और हम ये चाहते हैं कि मीडिया पहले की भांति काम करे, ताकि हमारे में शिक्षकों में चाहे कमी हो या विद्यालय के वातावरण में कमी हो, ताकि सरकार तक और उचित मंच तक वो बात पहुंचती रहे। हम इस आदेश का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और इसे वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। और झालावाड़ की घटना के बाद में जो सर्वे हुआ है उसमें 85,000 कमरे जर्जर घोषित हुए हैं और 3700 स्कूलें के भवन हैं वो जर्जर घोषित हुए हैं, जबकि हाई कोर्ट ने बराबर इन पे फटकार भी लगाई है कि बजट जारी किया जाए, कमरों का पुनर्निर्माण किया जाए, लेकिन कहीं भी कोई पुनर्निर्माण नहीं हुआ है। हालत आज जो की त्यों बनी हुई है। ये तमाम चीजें सामने नहीं आई मीडिया के माध्यम से, और मीडिया के माध्यम से ही हमारी स्कूलें हाईलाइट रही हैं और मीडिया ने हमारा जबरदस्त सहयोग भी किया है। जो कमियां उजागर की हैं, सरकार तक कमियां पहुंचाई हैं, तो निश्चित रूप से उन कमियों को पहुंचाने का काम मीडिया स्वतंत्र रूप से करे और इस आदेश को विड्रॉ किया जाए कि जर्जर भवनों पे कुछ पैसा खर्च किया जाए। मैं चूरू जिले की बात करूं तो चूरू जिले के 150 विद्यालयों में 2-2 लाख रुपए का बजट पास किया गया। आज से पहले जो भी बजट आता है उसमें संस्था प्रधान की सहभागिता होती है और उससे प्रमाण पत्र लिया जाता है कि ये पैसा सही खर्च हुआ नहीं हुआ, किसमें क्या मटेरियल लगा, सारी चीजें उसके नॉलेज में होती है। इस बार सिर्फ विद्यालयों की छत पे झाड़ू लगा दी गई और वो भी रविवार के दिन संस्था प्रधान को पूछा भी नहीं गया और किसी भी संस्था प्रधान से कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है और 150 विद्यालयों में कम से कम 2-2 लाख रुपए खर्च कर दिए गए जिला मुख्यालय द्वारा। अब कैसे खर्च किए गए, क्या खर्च किए गए, शायद इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मीडिया को बैन लगा रहे हैं।